नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सिल्विया प्लाथ द्वारा लिखित कहानी सपनों की बाइबिल। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मैं अपनी सीट पर बैठी दूसरों के ख्वाब टाइप करती रहती रही हूँ। मुझे इसीलिए मुलाजिम रखा गया है। मेरे अफसरों का हुक्म है कि मैं तमाम चीजें टाइप करूँ। ख्वाब, शिकायतें, माँ से मतभेद, बोतल और बिस्तर की समस्याएं, बाप से झगड़ा, सरदर्द जो इतना तेज हो जाता है कि दुनिया की तमाम लज्जतें मंद पड़ जाती हैं। हमारे दफ्तर में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके घरों में अजाब भर चुके होते हैं। मुमकिन है कि चूहा अपने जिस्मानी एतबार से बहुत समझ जाता हो कि दूर से आते दिखाई देने वाले 2 बड़े पांव कायनात का निजाम किस तरह चलाते हैं, लेकिन जहां से दुनिया को देखती हूं वहां से यही मालूम होता है कि दुनिया के निगहबान का नाम परेशान है। परेशानी की भी शक्ल हो सकती है। कुत्ता, तवाइफ, चुड़ैल, शैतान सो जाए या जागता रहे, वो परेशान ही रहता है। जब लोग सवाल करते हैं कि मैं कहाँ काम करती हूँ, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरा काम शहर के अस्पताल के एक शोबे का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना है। आमतौर पर यह जवाब काफी साबित होता है। इसके बाद कोई इस तरह की बात नहीं पूछता जिसके जवाब में मुझे बताना पड़े कि मैं पहले से मौजूद रिकॉर्ड की निगहदाश्त के हवाला नया रिकॉर्ड भी टाइप करती हूँ। दरअसल नया रिकॉर्ड टाइप करना ही मेरा पेशा है और मैं अपने पेशे से सच्चे दिल से जुड़ी हूँ, इसलिए कि मेरी तहवील में ख्वाबों के ढेर हैं और मैं किसी को ये नहीं बता सकती कि मैं अपने घर के कमरे में अस्पताल के कानूनों की पाबंद नहीं हूँ। यहाँ मैं फकत परेशान के हुक्म पर अमल करती हूँ जो ख्वाब जमा करने की हिदायत करता है। ख्वाब दर ख्वाब मैं बालिग हो रही हूँ और इसी रफ्तार से ख्वाबों से मेरी पहचान में इजाफा हो रहा है। ये सिलसिला जारी रहा तो एक दिन मैं दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाब जानने वाली बन जाऊंगी। लेकिन ख्वाब जानने की इंतहा पर पहुंचकर भी मैं लोगों के ख्वाब रोकने की कोशिश नहीं करूंगी, ख्वाबों का नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगी। यहाँ तक कि मैं ख्वाबों का नतीजा बताने का भी कोई इरादा नहीं रखती। मैं तो सिर्फ ख्वाब जमा करना चाहती हूँ, उन्हें पहचानना चाहती हूँ, उनसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैं परेशान की कारकुन हूँ और ख्वाब जमा करना मेरे फर्ज में शामिल है। यही वजह है कि मैं अपने टाइपशुदा ख्वाब इतनी बार पढ़ती हूँ कि वो मुझे ज़बानी याद हो जाते हैं। फिर मैं घर जाकर उन्हें परेशान की पवित्र किताब में दर्ज करती हूँ। कभी कभी मैं रात के वक्त अपने घर की छत पर चली जाती हूँ। वहां से नींद भरे शहर को देखना मुझे अच्छा लगता है। छत पर टहलते हुए वायलिन के तार की तरह हर वक्त लरजने के लिए तैयार रहती हूँ। सुबह के आसार नमूदार होने पर थकन से चूर अपने बिस्तर पर आती हूँ और किसी बुखारिज़दा शख्स की तरह हो जाती हूँ। शहर में मौजूद इंसानी सरों का शुमार और फिर उन सरों में आने वाले नकली ख्वाबों का हिसाब मुझे बेइंतहा थका देता है। दूसरे दिन मुझे वही ख्वाब टाइप करने होते हैं जिन्हें मैं रात अपनी छत से महसूस कर चुकी हूँ। यकीनन शहर भर के ख्वाब असीम हैं और मैं शाम तक फकत उनका एक मामूली हिस्सा टाइप कर सकती हूँ। लेकिन इसके बावजूद मेरे दफ्तर में फाइलों का अंबार बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब दफ्तर में सिवाय ख्वाबों की फाइलों के कोई दूसरी चीज रखने की जगह नहीं बचेगी। यूं भी होता है कि मैं लोगों को उनके ख्वाबों के हवाले से पहचानने लगती हूँ। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं कि मैं उनके नाम भूल जाती हूँ, लेकिन उनके ख्वाब याद रहते हैं। मसलन ये आदमी जो एक फैक्ट्री में काम करता है, ख्वाब में खुद को किसी मशीन के घूमते पहियों में फंसा हुआ महसूस करता है। ये ख्वाब में इतना खौफजदा हो जाता है कि आंख खोलने के बाद भी कुछ देर तक चीखता रहता है। इस तरह के लोग और भी हैं जो ख्वाब में देखते हैं कि वो किसी मशीन तले रौंदे जा रहे हैं या कोई ईजाद उन्हें निगल रही है। कभी कभी ख्याल आता है कि जब मशीनें नहीं थीं, उस वक्त लोग किस तरह के ख्वाबों से डरते होंगे। मेरा अपना भी एक ख्वाब है। इस ख्वाब में एक बहुत बड़ी झील नजर आती है, इतनी बड़ी कि इसके किनारे हेलीकॉप्टर की शीशे वाली सीट से भी नजर नहीं आते। जहां से मैं उसकी तह में झांकती हूँ, झील का पानी खौफनाक बलाओं से भरा हुआ है। ऐसी बलाएं जो पुराने जमाने में जमीन की सतह पर घूमती थीं। वो जमाना जब इंसान गुफाओं में रहता था। अभी उसने आग नहीं जलाई थी, फसल नहीं उगाई थी। इस ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे और जमीन आसमान के दरमियान पाई जाने वाली दूसरी तमाम चीजों की शक्लें और खासियत बदली हुई दिखाई देती हैं। अचानक झील की सतह बर्फ से ढक जाती है और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि मैं जाग जाती हूँ। इस ख्वाब से निकलने के बाद कुछ देर तक किसी भी ख्वाब में अर्थ तलाश करना बेकार लगता है। यही वो झील है जहाँ रात के वक्त शहर भर के ख्वाब बहते हुए आते हैं। यहाँ पहुंचकर तमाम दिमागों का गर्द व गुबार बैठ जाता है। जाहिर है कि ये झील शहर के आसपास पाए जाने वाले पीने के शफ़ाफ पानी के उन जखीरों जैसी नहीं हो सकती जिनकी दिन रात यूं हिफाजत की जाती है जैसे वो कांटेदार जाली में रखे अनमोल हीरे हों। ये एक मुख्तलिफ झील है।
सदियों के जमाशुदा गलते सड़ते ख्वाबों से इस झील का पानी मटमैला और बदबूदार हो गया है और इसकी सतह से हर वक्त धुआं उठता रहता है। एक सर में रात भर में कितने ख्वाब आते हैं और शहरी सरों की कुल तादाद क्या है, और दुनिया में इस तरह के कितने शहर पाए जाते हैं और जमीन पर कितनी रातें गुजर चुकी हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो गणित में तेज होते हैं और बड़ी बड़ी संख्याओं का पल भर में हिसाब लगा लेते हैं। मैं तो सिर्फ इस एक शहर में रात भर देखे जाने वाले ख्वाबों का शुमार करती हूँ तो मेरा सर चकरा जाता है। ये अजीब झील है, इसमें प्यार करने वालों के चेहरे और फूली हुई लाशें और यादें और धुंध और धुआं पुर्जे और साइंसी इजादें और नफा नुकसान एक दूसरे से लिपटे तैरते रहते हैं। और कभी कभी मुझे इसमें मुर्दा पैदा होने वाले बच्चे भी नजर आते हैं। मुर्दा पैदा होने वाले बच्चे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो झील की दूसरी तरफ बैठे महान रचनाकार के नामुकम्मल संदेश हों। इस झील को कोई भी नाम दे लो, दुनिया के सारे लोग एक बिरादरी की सूरत में सिर्फ यहां नजर आते हैं। एक समूह, एक ढेर, एक समझ में न आने वाला अंबार जो सोते में बिल्कुल एक चीज का बना लगता है, लेकिन जो ही जागता है जुदा जुदा हो जाता है। झील की इकाई में सब पाक हो जाते हैं, मगर जागते में उनको दोबारा अपनी अपनी शख्सियत का लबादा ओढ़ना पड़ता है। झील का ख्वाब मेरा जाती ख्वाब है। इसे मैं किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करूंगी, किसी फाइल में दफन नहीं होने दूंगी। अहम बात यह है कि अस्पताल के जिस शोबे में मुझे नौकरी मिली है वो दूसरे शोबों से बहुत मुख्तलिफ है। हमारे शोबे में दवाएं नहीं दी जाती, मरीज से सिर्फ मुफ्तगू की जाती है, उसकी सुनी जाती है, उसे महसूस किया जाता है। मुझे अपने शोबे का तरीका पसंद है। ये उन जिस्मानी बीमारियों वाले शोबों के तरीके से बेहतर है जहां रंगीन घोल और पाउडर के ढेर लगे होते हैं। हमारे अस्पताल की इमारत नीम अंधेरी और तंग है, जिसके कारण कभी कभी दूसरे शोबों के मरीज और डॉक्टर भी हमारे कमरों में अस्थायी तौर पर आ जाते हैं। ऐसे दिनों में हमारे शोबे की अहमियत बढ़ जाती है। मंगल और बुध के रोज जगह की कमी के सबब ऑपरेशन वाले मरीजों के पलंग हमारे शोबे के हॉल में खड़े कर दिए जाते हैं। टाइपिंग के दौरान मेरी नजर बार बार उनकी तरफ उठ जाती है। जिस जगह मैं बैठती हूँ वहां से मरीजों के पांव नजर आते हैं, सुर्ख कंबलों और सफेद चादरों से निकले साफ सुथरे पीले पैरों की लंबी कतार। किसी दिन स्नायु रोगियों के शोबे वाले भी हमारा कोई कमरा इस्तेमाल करते हैं। ये मरीज अजीबोगरीब बोलियां बोलते हैं, लैटिन और चीनी जबानों के गाने गाते हैं और सारा वक्त शोर मचाते रहते हैं। अगर ऐसे मरीजों की जिस्मानी हालत दुरुस्त साबित हो जाए तो स्नायु रोगियों के माहिर उन्हें हमारे शोबे में भेज देते हैं। इन दुश्वारियों के बावजूद मैं अपने काम से गाफिल नहीं होती। सर झुकाए लगातार दूसरों के ख्वाब टाइप करती चली जाती हूँ। अब तो मेरे पास मरीजों के ख्वाबों के अलावा अपने भी एक से ज्यादा ख्वाब जमा हो चुके हैं। ये ख्वाब मैंने खुद रचे हैं, लेकिन मैं इन ख्वाबों को खुद से भी नहीं दोहराऊंगी। कुछ अरसे तक इन्हें उस बुद्ध की तरह वक्त गुजारना होगा जो अपनी नकाब की रस्म से एक लम्हा पहले तक मखमल के सुर्ख कपड़े में सर से पांव तक ढका रहता है। मैं जो भी ख्वाब हासिल करती हूँ, जिस तरह भी हासिल करती हूँ, उस पर परेशान के दस्तखत जरूर होते हैं। परेशान को ड्रामाई अंदाज में जाहिर होना पसंद है। हर चंद की वो जाहिर होने के लिए मुख्तलिफ जगहों और वक्तों का चुनाव करता है, मगर कोई जगह कोई वक्त हो वो हमेशा ड्रामाई अंदाज में सामने आता है। ख्वाबों का कारोबार बहुत खतरनाक होता है। अगर परेशान अपनी तरफ से उसमें शायरी शामिल ना कर दे तो ये कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। ख्वाबों के कारोबार में शायरी शामिल करने पर मैं परेशान की शुक्रगुजार हूँ। चमड़े की जैकेट में उस नौजवान ने बताया था कि उसके ख्वाब, लेकिन मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि ये उस नौजवान का ख्वाब है जो उस रोज स्याह जैकेट पहने हमारे क्लिनिक में दाखिल हुआ था। मुझे यकीन है कि ये उसका जाती ख्वाब है। दिल में यकीन का जज्बा हो तो ताकत और इल्तिजाओं और आंसुओं से ख्वाब तहरीर किए जा सकते हैं। दूसरों के ख्वाब टाइप करना आसान काम है, लेकिन जाती ख्वाब लिखने में बहुत ऊर्जा लगती है। अस्पताल के सेंटर में एक और शोबा है जो हमारे शोबे से भी ज्यादा अहमियत रखता है। जिसके ख्वाब हमारे बस में ना आ सकें उसे हम इमारत के सेंटर में भेज देते हैं। मैंने अस्पताल का वो शोबा आज तक नहीं देखा। हरचंद की उसकी सेक्रेटरी मेरी पहचान की है। हम दोनों एक ही हॉल में दोपहर का खाना खाते हैं, मगर उसका हुलिया और उठने बैठने का अंदाज मुझे उससे दूर रखता है। उसका नाम भी अजीब सा है। मैं अक्सर उसका नाम भूल जाती हूँ। कुछ इस तरह का नाम जैसे मिलरवेज या मिलरोज। इस तरह के नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में नजर नहीं आते। मैंने एक बार टेलीफोन डायरेक्टरी के पन्ने पलटे थे और ये देखकर खुश हुई थी कि शहर में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम स्मिथ नहीं है। बहरहाल ये मिलरवेज या मिलरोज नाम की औरत बड़ी सेहतमंद और ऊंची लंबी है। इसका लिबास आम लिबास के बजाय
किसी संस्था की वर्दी मालूम होता है। जरूरी नहीं कि यह संस्था कोई कानून लागू करती हो। मिलरोज के संगीन चेहरे पर चंद गैर मामूली तिल भी हैं। ये तिल देखकर ख्याल आता है कि शायद मिलरोज का चेहरा सूरज की रोशनी में बहुत कम रहा है। धूप की तपिश हासिल न हो तो जिल्द पर तरह तरह के दाग पड़ जाते हैं। मुमकिन है मिलरोज ने नकली रोशनियों तले परवरिश पाई हो। अगर इसके चेहरे से इसकी आंखें नोचने की कोशिश की जाए तो महसूस होगा जैसे कोई पत्थर खुरच रहा है। मेरे वार्ड की हेड सेक्रेटरी का नाम मिस टेलर है। मिस टेलर पहले दिन से हमारे वार्ड से जुड़ी है। अजब इत्तेफाक है कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी उसी रोज वार्ड का उद्घाटन हुआ था। मिस टेलर अस्पताल के बारे में हर चीज जानती है। वो इसके तमाम डॉक्टरों, मरीजों, शोबों और मंसूबों से वाकिफ है। अपने पेशे में इतनी लगन मैंने किसी और में नहीं देखी। वो अस्पताल में मौजूद हर जानदार और बेजान शय का हिसाब रखती है। उसे तमाम वक्त गणना में घिरा देखकर मुझे हैरत होती है। दफ्तर में मेरी दिलचस्पी सिर्फ ख्वाब जमा करने की हद तक है। मुझे यकीन है अगर अस्पताल में आग लग जाए तो मिस टेलर खुद को बचाने से पहले आंकड़ों की फाइलें बचाने की कोशिश करेगी। मेरे और मिस टेलर के मशगले मुख्तलिफ होने के बावजूद हमारे आपस के तल्लुकात खुशगवार हैं। बस मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझे दफ्तर की फाइलों में पुराने ख्वाब पढ़ते देख ले। आमतौर पर शोभा बेपनाह मसरूफ रहता है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ख्वाबों के पुराने रिकॉर्डों में झांकने का मौका मिल ही जाता है। मगर इतनी उतावली में अनोखे और अछूते ख्वाबों का चुनाव एक मुश्किल काम है। मेरे आर्ट का तकाजा है कि मैं फुर्सत से बैठूं, ख्वाबों की गहराई में उतरूं, उनके सारे पहलुओं को जांचूं, उन्हें हर कोण से परखूं और फिर जिन ख्वाबों को हर तरह से मुकम्मल पाऊं उन्हें घर ले जाकर ख्वाबों की पवित्र किताब में दर्ज कर दूं। अगर शराब का स्तर बताने वाले जानकार पहली बूंद चखने से पहले 1 घंटे तक शराब की खुशबू सूंघ सकते हैं तो मैं ख्वाबों के सिलसिले में इस फुर्सत और सहूलत से क्यों महरूम हूँ। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं एक बड़ा ट्रंक लाऊं और ख्वाबों की सारी फाइलें उसमें भर कर ले जाऊं। अस्पताल के गेट पर गैर मामूली किस्म की पोटलियों और बंडलों को खुलवा कर देखा जाता है और स्टाफ के चंद दूसरे लोग भी सरकारी सामान की निगरानी पर लगे हैं। मगर मैं टाइपराइटर या कोई कीमती दवा वगैरह चुराने का मंसूबा नहीं बना रहे। मैं तो बस पुराने ख्वाबों की फाइलें एक रात के लिए घर ले जाऊंगी और दूसरी सुबह उन्हें उसी तरतीब से दोबारा अलमारी में सजा दूंगी। इसमें किसी का क्या नुकसान है? यूं तो मैं ख्वाबों में फकत झांकने से भी बहुत कुछ मालूम कर सकती हूँ, लेकिन मिस टेलर के आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जिसके सबब मैं हर आहट और सरगोशी पर चौंक जाती हूँ और इस तरह मैं चंद लम्हों के लिए भी अपना शौक पूरी तवज्जो से पूरा नहीं कर पाती। उदास दिनों में जब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि पुरानी फाइलों से किसी ख्वाब की एक झलक ही देख लूं, परेशान मेरी तरफ पीठ करके पहाड़ों जितना बुलंद हो जाता है और मुझ पर इतना खौफ तारी होता है कि मैं अपने होश गुम कर बैठती हूँ। ऐसे मौके पर मेरी हालत उन भेड़ों की सी होती है जो आंखों के सामने उगी घास चरने में इस कदर मशगूल हो जाती हैं कि चरागाह के आखिरी सिरे पर कुर्बानी के चबूतरे की मौजूदगी के आखिरी लम्हे तक बेखबर रहती है। इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि डॉक्टर हर रोज परेशान के आदमियों को उनकी पनाहगाहों से बाहर निकाल रहे हैं। डॉक्टरों के लिए परेशान के दरबार तक पहुंच रखने वालों की भी कोई हैसियत नहीं है। अरचंद की उसके गिरोह में फकत वही नुमाया ओहदे पर तैनात होता है जो ख्वाबों को याद रखे और ख्वाब देखने वालों को भूल जाए। यूं भी ख्वाबों के मुकाबले में ख्वाब देखने वालों की क्या वक़्त है, मगर डॉक्टर ये नहीं मानते। उनके लिए तो परेशान मरीज के बदन में दाखिल होने वाला कांच का टुकड़ा है जिसे वो रूहानी तरीकों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हैरी के साथ क्या हुआ था? एतराज करने वालों को डॉक्टर याद दिलाते हैं, जब हैरी हमारे शोबे में दाखिल हुआ था तो परेशान उसके कंधे पर हाथ रख चुका था, इसीलिए तो उसे पूरी दुनिया गंदगी का ढेर नजर आने लगी थी। उसने काम पर जाना छोड़ दिया था कि रास्ते में इंसानों के थूक और जानवरों की गंदगी पड़ी होती है। पहले ये गंदगी ज्यों की त्यों लगती है। वो कहता था कि जब घर आकर जूते उतारो तो हाथ नापाक हो जाते हैं, उसके बाद मुंह तक पहुंचने में उसे देर ही कितनी लगती है। हैरी को शारीरिक लाचार भी बुरे लगते थे। लाचारों के नाखून और कानों का पिछला हिस्सा मैल से अंटा होता है। वो अक्सर बातचीत की शुरुआत ही इस जुमले से करता था, लेकिन हमारे मशवरों और हिदायतों पर अमल करने से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। याद है इलाज के आखिरी दिन उसने हम सब के साथ कैसी खुशादिली से हाथ मिलाया था और हमारा शुक्रिया अदा करके रुखसत हुआ था। मुझे याद है आखिरी दिन उसकी आंखों के शोले बुझे हुए थे और वो अहमकों की तरह मुस्कुराता हुआ हमारे क्लिनिक से रवाना हुआ था। अगर सूरत हाल यही रही तो कितने हैरी आएंगे, स्वस्थ होकर चले जाएंगे और मैं अपने ख्वाबों के जखीरे में कोई इजाफा नहीं सकूंगी। मुझे बहरहाल अपनी रफ्तार बढ़ानी है
और मिस टेलर की मौजूदगी में ये नामुमकिन है। इस मसले का सिर्फ यही हल है कि किसी दिन दफ्तर ही में रात गुजारूं और सुबह तक तमाम फाइलों से अपने मतलब के ख्वाब डायरी में तहरीर कर लूं। दफ्तर में रात गुजारने का ख्याल कई दिनों से कंबलों से निकले मरीजों के पीले पैरों की कतार की तरह बार बार मेरे सामने आ रहा है। एक दिन 5 बजे शाम में खुद को दफ्तर के वॉशरूम में छिपते देखती हूँ। गहरे होते अंधेरे के साथ दफ्तर से घर जाने वालों के कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता खो जाती है। मैं वॉशरूम से बाहर निकलती हूँ तो दिन भर मसरूफ रहने वाले अस्पताल की इमारत सोमवार के चर्च की तरह खाली और उदास महसूस होती है। मैं फौरन अपने कमरे में दाखिल होती हूँ। टाइपराइटर्स अपने खानों में बंद किए जा चुके हैं, टेलीफोनों में ताले पड़े हैं, दुनिया अपनी जगह मौजूद है। मैं छत पर लगा हल्की ताकत का बल्ब रोशन करके रिकॉर्ड में मौजूद ख्वाबों की सबसे पुरानी फाइल का पहला पेज खोलती हूँ। फाइल का रंग शुरू में नीला रहा होगा मगर अब उसकी जिल्द जर्द हो गई है। मेरी पैदाइश के दिन ये फाइल बिल्कुल नई रही होगी। मैं सुबह तक इस फाइल को देखती हूँ। आधी रात के करीब मैं इस फाइल में दर्ज ख्वाब पढ़ती हूँ। मई की 19 तारीख को एक नर्स अपने मरीज की अलमारी खोलकर लॉन्ड्री के थैले से 5 कटे हुए सिर निकालती है। उनमें से एक सिर नर्स की माँ का है। सर्द हवा का एक हल्का झोंका मेरी गर्दन को छूता गुजर जाता है। मैं ख्वाबों की फाइलों के सामने फर्श पर बैठी हूँ और अब टांगों पर फाइल का बोझ महसूस कर रही हूँ। अचानक मेरी नजर सामने वाले दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे के किवाड़ फर्श से उठे हुए हैं। दरवाजे की दूसरी तरफ 2 मर्दाना जूते नजर आ रहे हैं। जूतों की नोकें मेरी तरफ हैं। भूरे चमड़े के बने हुए ऊंची एड़ियों वाले ये जूते विदेशी ढंग के हैं। जूते स्थिर हैं। उनके ऊपर काले रंग की वो रेशमी जुराबें भी हैं जिनसे किसी की टांगों की जर्द रंगत झलक रही है, मगर जूते हिल नहीं रहे। बेचारी, कोई बड़ी प्यार भरी आवाज में कहता है। बेचारी फर्श पर कैसे बैठी है? अब तक तो इसकी टांगे अकड़ गई होंगी। इसकी मदद करो, सूरज निकलने वाला है। 2 हाथ मेरे बाजुओं तले से निकलकर मुझे खींचकर खड़ा कर देते हैं। मेरी टांगे वाकई सुन्न हो चुकी हैं। मैं लड़खड़ाती हूँ। ख्वाबों की फाइल फर्श पर जा पड़ती है। कुछ देर तक यूं ही खड़ी रहो, खून की गर्दिश दुरुस्त हो जाएगी। अस्पताल के मालिक की सरगोशी मेरे कान में गूंजती है। मैं अपनी डायरी सीने से लगा लेती हूँ। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। इसे कुछ नहीं मालूम है। इसे कुछ नहीं मालूम। इसे सब कुछ मालूम है। चमकदार जूते की नोक ख्वाबों की फाइल को ठोकर मारती है। मेरी पैदाइश की पहली चीख के वक्त शहर में देखे जाने वाले तमाम ख्वाबों का रिकॉर्ड अलमारी की तह के अंधेरे में चला जाता है। वो मुझे इमारत के सेंटर की तरफ ले जा रहा है। मैं अपनी रफ्तार तेज कर देती हूँ ताकि कोई ये न समझे कि मुझे घसीटा जा रहा है। इससे पहले कि तुम मुझे निकालो, मैं मजबूत लहजे में कहती हूँ, मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगी। तुम हमारे काम आती हो। इस बार मालिक कहीं दूर से बोलता है। हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं और मालिक चलते रहते हैं, यहाँ तक कि पेच दर पेच राहदारियों में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद सुरंगें आती हैं। आखिरी सुरंग के खात्मे पर लोहे का फाटक खुल जाता है। हमारे गुजरने के बाद ही पीठ पीछे फाटक यूं बंद होता है जैसे मवेशियों को बूचड़ खाने ले जाने वाली गाड़ी का दरवाजा बंद होता है। हम एक अनजाने कमरे में दाखिल हो चुके हैं। कम से कम मेरे लिए ये कमरा बिल्कुल अजनबी है। मैं दूसरों के इलाके में आ गई हूँ और मेरा सामान पीछे रह गया है। हैंगर पर लटका कोट और मेरे डेस्क की दराज में मेरा बटुआ पड़ा है। सिर्फ मेरी डायरी मेरे साथ है और परेशान है, जिसकी तपिश मुझे बर्फबारी में जमने से बचा रही है। मैं तेज रोशनियों के नीचे खड़ी कर दी गई हूँ। आ गई हूँ। चुड़ैल मिस मिलरोज फौलादी डेस्क के पीछे खड़ी मुझे घूर रही है। कमरे की बनावट ऐसी है जैसे किसी समुद्री जहाज का निचला हिस्सा हो। किसी भी दीवार पर कोई खिड़की या रोशनदान नहीं है। सामने से परेशान के नायब नमूदार होते हैं। उनकी आंखें दहकते हुए कोयलों से ज्यादा सुर्ख और रोशन हैं। वो मुझे अजीब आवाजों में खुश आमदीद कहते हैं। उन्हें मालूम हो चुका है कि मैं परेशान की सफों में शामिल हूँ और वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में परेशान के कारकुन किस हाल में हैं। शांति, मैं तुम्हारे लिए अमन व सलामती का पैगाम लेकर आई हूँ। मैं अपना डायरी वाला हाथ बुलंद करके उन्हें मुखातिब करती हूँ। ये पुराना राग है बीबी। मिलरोज हाथी की तरह झूम उठी है। अब हम ऐसी बातों से प्रभावित नहीं होंगे। मिस मिलरोज मुझ पर झटपती है। मैं बचने की कोशिश करती हूँ, मगर वो बहुत तेज रफ्तार और ताकतवर है। पहली बार उसका वार खाली जाता है, मगर दूसरी बार वो मुझे दबोच लेती है। पुराना राग मत अलापो, ये डायरी हमारे हवाले कर दो। मिस मिलरोज की सांसों में पागल कर देने वाली बू है। मैं उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में उसकी मर्दों जैसी मजबूत और बेरस छाती को अपने वजूद की पूरी कुव्वत से परे धकेलती हूँ, लेकिन मैं उसके मुकाबले में बहुत कमजोर हूँ। उसकी उंगलियां दरिंदे के पंजों की तरह मेरे बदन में घुस जाती हैं। मेरी बच्ची,
मेरी बच्ची मेरे पास लौट आई है। मेरे कानों में फुफकारती है। ये लड़की। अस्पताल के मालिक की आवाज से कमरा गूंजता है। परेशान के साथ वक्त गुजारती रही है। बुरी बात, सफेद लकड़ी का एक तख्त ऐन मेरे सामने बिछा दिया गया है। मिलरोज मेरी कलाई से घड़ी उतारती है, उंगलियों से अंगूठी निकालती है, बालों से पिन अलग करती है, फिर वो मेरा लिबास उतारकर मुझे मौसम की पहली बर्फ जैसी बेदाग और सफेद चादरों में लपेट देती है। अचानक कमरे के चारों कोनों से पथराई आंखों वाले 4 वजूद निकलकर मुझे सफेद तख्त पर ले जाते हैं। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर वाले 4 कपड़े और नकाब पहन रखे हैं। उनका मकसद परेशान की बादशाहत खत्म करना है। वो एक एक करके मेरी दोनों टांगों और बाजू को काबू में कर लेते हैं। दरवाजे से आने वाला मेरे सर के पीछे खड़ा हो जाता है। मैं उसे नहीं देख सकती, मगर उसके हाथों में मौजूद तेज धार वाले औजार की खड़खड़ाहट सुन सकती हूँ। परेशान के नुमाइंदे मेरी बेबसी पर प्रतिरोध करते हैं। वो गुनगुनाते हैं, फकत खौफ से मोहब्बत की जा सकती है। खौफ से मोहब्बत चेतनशील होने की निशानी है। फकत खौफ, हर तरफ मोहब्बत खौफ का राज हो। फकत खौफ से मोहब्बत की जा सकती है। मिलरोज और अस्पताल का मालिक परेशान के नुमाइंदों को खामोश करने में नाकाम रहते हैं। मेरे सर के पीछे खड़े शख्स को इशारा किया जाता है। अचानक मशीन और तेजधार पुर्जों के चलने की आवाज बाकी तमाम आवाजों पर हावी हो जाती है। ज्यों ही मैं खुद को ओझल होते महसूस करती हूँ, छत पर लगी रोशनियों से परेशान का चेहरा झांकता है। उसकी आंखों में बिजलियां कौंध रही हैं। आवाज की कड़क से कायनात पर साए पड़ रहे हैं। मैं उम्र भर परेशान से जुड़ी रही हूँ और मुझे पहले दिन ही मालूम हो गया था कि ये जुड़ाव 20वीं मंजिल से छलांग है, गले में पड़ी रस्सी है, दिल पर रखे खंजर की नोक है। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सिल्विया प्लाथ द्वारा लिखित कहानी सपनों की बाइबल। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।